अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। इट्स मी नसीब खान और आप मुझे अपने फिजिक्स की यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद नसीब खान चुगज़ई पर देख रहे हैं। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर से रिलेवेंट है। जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे और जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट समझे थे, ये लेक्चर उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह क्वेश्चंस के ज़रिए से आपको कवर करने वाला होगा। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ अभी जा कर के सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें अगर तो आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर से। आप मुझे देख रहे हैं अपने फिजिक्स की यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद नसीब खान चुगज़ई और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप मुझे किसी भी क्यूरी के लिए मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर से। चलिए जी, हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम इज 0 इज। यानी आपके पास कितने इक्वल फोर्सेस, कम अज कम मिनिमम कितने इक्वल फोर्सेस हो सकते हैं जिनका वेक्टर सम, जिनका आपस में सम क्या होगा, 0 होगा। यानी दो वेक्टर्स हैं जिनके जो आपस में इक्वल है और इनका वेक्टर सम 0 हो सकता है। तो हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया। फर्ज करें आपके पास एक फोर्स है, इस फोर्स का नाम ए है और इस एक दूसरी फोर्स इसका नाम बी है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं ना, और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो मिनिमम नंबर अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इनका वेक्टर सम क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ रहे। तो वो मिनिमम फोर्सेस जो हो सकते हैं इक्वल फोर्सेस, क्या बोला, अगर ये 50 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 50 न्यूटन की फोर्स होनी चाहिए। तो फिर इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, 0 की इक्वल होगा। तो वो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी होगी आपके पास, वो 2 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर आपको कहा जाता अनइक्वल फोर्सेस, यानी जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल ना हो, वो कितनी फोर्सेस आपके पास हो सकती है, वो फिर आपके पास मिनिमम नंबर जो हो सकती है वो आपके पास 3 फोर्सेस होगी। बात समझ गए। ये चीज़ हमने लेक्चर के अंदर भी कवर की। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ पहले लेक्चर देख लें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन है if the two equal if the two vectors a and b are parallel, अगर दो वेक्टर्स एक a और b पैरेलल हो, then which of the following relating is true, इनके बीच में कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। पहले हम याद करते हैं, एक हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होते हैं, एक इक्वल वेक्टर्स होते हैं और एक पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। बात समझ रहे। पैरेलल वो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स। बात समझ गए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसमें आप देखें कि ये कह रहा है एक वेक्टर ए वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर के, तो ये हम कहेंगे ये तब इक्वल होगा जब ये इक्वल वेक्टर्स होंगे। समझ रहे। पैरेलल में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब यहाँ डायरेक्शन तो सेम है लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये है, ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये बिल्कुल सही नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा शर्त ही नहीं है। तीसरा, ये आपका ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर। अब याद करें यूनिट वेक्टर किसको जाहिर करते हैं, डायरेक्शन के लिए। तो ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन की इक्वल है, तो हमारे लिए ये ऑप्शन ज्यादा दुरुस्त है। बात समझ गए। तो इसलिए हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। यानी आपके पास ये जो आपके पास ए और बी को अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये पता करना है। क्वेश्चन के नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा
वो क्या होगा, यानी वही तो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर। तो हम इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले रिजल्टेंट मालूम करते हैं। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए, चूंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम इन दोनों को प्लस कर दें, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए क्या है आपके पास, 4i माइनस 3j, ठीक है, प्लस बी कौन है आपके पास, 8i प्लस 8j। ये बनेगा क्या आपके पास, ये ए प्लस बी, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट आपके पास किसके इक्वल होगा, 4 और 8 प्लस होंगे तो ये बनेगा 12i, और ये माइनस 3j प्लस 5 8 के, ये आएगा प्लस 5j। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर से अगर हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मालूम करने का फार्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो हमें पहले वेक्टर तो मालूम है, वेक्टर क्या है, 12i प्लस 5j है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम। उसका मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ रहे, या इसको हम आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास एक ही जगह क्या, जिसको आप यहाँ पर ये कहो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पर कहूँगा आर एक्स कौन है, आई वाला आपके पास है 12 का स्क्वायर आएगा, प्लस और आर वाई कौन है, 5 का स्क्वायर आएगा, और जे जे यूनिट वेक्टर की तरफ होगा। 12 का स्क्वायर आपके पास 144 बनेगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट आएगा, और 169 का स्क्वायर रूट आपको पता है 13 के इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 13 होगा। तो वो जो आर यूनिट वेक्टर यानी रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आएगा 12i प्लस 5j डिवाइडेड बाई 13, ये हमारे पास सही ऑप्शन में है, ठीक है। और सही ऑप्शन आपके पास क्या कौन सा है, बी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है 1/√2 आयोटा सॉरी आई यूनिट वेक्टर प्लस 1/√2 जे यूनिट वेक्टर इज, ये कौन सा वेक्टर है, क्या ये नल वेक्टर है। नल वेक्टर तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल होगा। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट वेक्टर है या स्केलर है। तो आप मुझे बताइए क्या है। सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को देख करके इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैं फर्स्ट के लिए मैं इस वेक्टर को कहूँगा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, 1/√2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1/√2 जे यूनिट वेक्टर। मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए मैं कहूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ए एक्स में आपके पास आई यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो है 1/√2 का स्क्वायर आएगा, और इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा आपके पास किसके, ये स्क्वायर 1 अपान स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो आपके पास 1/2 आया, प्लस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 1/2 आया, तो आपके पास क्या बनता है 1/2 प्लस 1/2 क्या बनता है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1 आता है, और ये मैग्नीट्यूड क्या आया 1 आया। और मैग्नीट्यूड 1 किसका होता है, मैग्नीट्यूड 1 हमेशा यूनिट वेक्टर का होता है। तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर 3i प्लस 5j प्लस 4k along y एक्सिस इज, y एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट। तो हम अगर ये लिखते हैं 3i प्लस 5j प्लस 4k, तो इसमें आप मुझे बताएं कि हमारे पास ये जो 3 है ये x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, ये जो 5 है ये y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट को शो कर रहा है, और ये जो 4 है ये z एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट को शो कर, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, ये 5 होगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, यानी जब आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस किया तो उनका जो मैग्नीट्यूड आया वो इक्वल होगा ए के मैग्नीट्यूड के और बी के मैग्नीट्यूड के। तो इसका आसान सा मतलब क्या है कि इन दोनों को सम करने से मैग्नीट्यूड
सम करने से आपके पास उसका टोटल ओवरऑल मैग्नीट्यूड आ जाता है। ओवरऑल मैग्नीट्यूड आने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने सम किया। इन दोनों की मैग्नीट्यूड को सम करने से हमें जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये है। इसका मतलब इनके बीच में एंगल कौन सा बनेगा? इनके बीच में एंगल आपके पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल सम से ही इनका रिजल्ट आपके पास मैक्सिमम आता है, और मैक्सिमम रिजल्ट आपके पास कब आएगा? जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है? वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इज 10 न्यूटन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एक, जिसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से एक फोर्स जो है वो कितने कंपोनेंट का बन रहा है? वो आपके पास 10 न्यूटन का बन रहा है। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कौन सा एंगल बना रहा है? ये आपके पास, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास इसको, ये कौन सा कंपोनेंट, फिर उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से ये कौन सा कंपोनेंट होगा? जाहिर सी बात है जिसके साथ एंगल बन रहा है वो तो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो ये कंपोनेंट आपके पास एफ एक्स कंपोनेंट हुआ। बात समझ रहे? तो इस दौरान हमारे पास फोर्स कितना होगा? तो हम इसको मालूम करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास एफ फोर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? एफ एक्स को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा के ऊपर, और एफ एक्स आपके पास कितना है? 10 न्यूटन। कॉस 60 डिग्री आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई कॉस 60 आपके पास 1/2 के इक्वल है। 2 ऊपर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास आएगा 20 न्यूटन। तो वो फोर्स ओवरऑल कितने फोर्स की ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 20 न्यूटन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है आई प्लस जे, उसका एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? तो एंगल बनने के लिए हमने फार्मूला क्या लिखा था? एंगल बनने का फार्मूला क्या था? टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। जो कंपोनेंट ए वाई का है, जो कंपोनेंट ए एक्स में है, उनको आप डिवाइड कर दे एक दूसरे के। तो वाई कंपोनेंट कौन सा है? 1 है। एक्स कंपोनेंट कौन सा है? वो भी 1 है। टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स पर, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू जो 1 है वो कौन सा एंगल पर होगी? वो आपके पास 45 डिग्री पर होगी। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्री। ये 3 क्वेश्चंस है जिनका नेचर आपके पास सेम है, लेकिन एंगल के फर्क की वजह से उनके रिजल्टेंट में क्या फर्क आ जाता है। मैं चाहूंगा आप यहाँ से वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपने जरूर सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जरा देखते हैं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 4 न्यूटन। फिर से यहाँ पर टू फोर्सेस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेकिंग, यानी मतलब यहाँ पर फिर से रिजल्टेंट पूछ रहा है। यहाँ पर फिर से 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, और उसका फिर से आपके पास क्या होगा? रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, मतलब तीनों फोर्सेस का। एक आपके पास दोनों फोर्सेस के, एक 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन है, दूसरा भी 3 प्लस 4 न्यूटन है, तीसरा भी आपके पास 3 प्लस 4 न्यूटन है। इन तीनों का आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा? अगर अगर पहले दो के बीच में, पहले दो फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्री हो, दूसरे दो के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, और तीसरे के बीच में एंगल कौन सा हो? 0 डिग्री। मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स में ये बना देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट के लिए F1 फोर्स है, और दूसरा फोर्स एंगल शो करने के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये दूसरा फोर्स है, जिसके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? F2, और इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है। बात समझ गए? तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा जब एंगल 60 डिग्री बन रहा हो? और यही दो फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन है एक, 3 न्यूटन है एक, और एक 4 न्यूटन। 3 न्यूटन है और दूसरी 4 न्यूटन है, और एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो इनका फिर रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच में एंगल कौन सा हो? एंगल 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री एंगल पर फिर इनका रिजल्टेंट क्या होगा?
बात समझ रहे हैं? तो हम सबसे पहले इन तमाम केसेस को सॉल्व करने के लिए हमने अपने पिछले लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का फार्मूला हमारे पास क्या था? रिजल्टेंट का फार्मूला आपके पास क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। बस इस फार्मूले को उठाएंगे, तीनों पर अप्लाई कर देंगे। पहले मैं इस पहले वाले केस पर अप्लाई कर देता हूँ। पहले वाले केस पर अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा ए स्क्वायर यानी ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो? बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है 4 का स्क्वायर और 2ab और साथ में cos ऑफ 60 डिग्री। बात समझ रहे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 2 3 आर 6 6 4 आर 24 24 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू आती है 1/2 2 1 आर 2 12 2 आर। तो यहाँ आंसर क्या आता है? 9 प्लस 16 प्लस 12 का स्क्वायर रूट। सही है, तो हम इनको सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास 9 प्लस 16 25 बनता है। 25 प्लस आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? 12। 25 प्लस 12 आपके पास कितना बनता है? 37 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास पहला ऑप्शन कौन सा सही होगा? 37 का स्क्वायर रूट सही होगा। बात समझ रहे? ये तो पहले के लिए आ गया। दूसरे के लिए क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ 243 पॉइंट मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री जब एंगल बन रहा हो और हम अच्छी तरह जानते हैं जब आपके पास 90 डिग्री एंगल बनता है तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। लेकिन मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बजाय मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि वो उसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं, उसी फार्मूले से जिससे हमने अभी इसको सॉल्व किया। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 डिग्री और इसका स्क्वायर रूट लें। आर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3a 2 3 4 और cos ऑफ 90 जीरो आता है। बात समझ रहे? cos ऑफ 90 क्या आता है? 0 आता है और इनका स्क्वायर रूट लेंगे। r इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 4 का स्क्वायर 16 है आपके पास प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 सबके साथ क्या आया? 0 आया। 9 प्लस 16 25 25 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है? 5 आता है। तो इसका रिजल्टेंट आपके पास होगा 5 होगा। और ये 3 न्यूटन है और 4 न्यूटन है। जब ये दोनों एंगल 0 डिग्री बना रहा हो तो 0 डिग्री पर आपको मैक्सिमम 3 न्यूटन है और 4 न्यूटन है। जब एंगल 0 डिग्री बना रहे तो 0 डिग्री के ऊपर इन मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाता है और रिजल्टेंट इन दोनों का आपस में प्लस होगा 7 न्यूटन आएगा। क्या आएगा? 7 न्यूटन। लेकिन अगर आप चाहो तो फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? रिजल्टेंट इज इक्वल सेम वही फार्मूला है। रिजल्टेंट इज इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 cos ऑफ क्या? cos ऑफ 0 डिग्री और इसका स्क्वायर रूट लो। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई बाई 1 आएगा। ठीक है, cos 0 1 की इक्वल है 9 प्लस 16 आपके पास। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 16 25 है 25 और आपके पास क्या? यहाँ पर एक छोटी सी है मिस्टेक। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ 0 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 6 4 24। ये क्या बनता है? 24 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो आपके पास आएगा क्या? 9 प्लस 16 9 प्लस 16 आपके पास क्या बनता है? 9 प्लस 16 25 25 प्लस 24 25 प्लस 24 आपके पास क्या आएगा? 49 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 आता है तो ये आपके पास 7। एक और क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर ए है जिसका एंगल आपको क्या दिया गया? जो वेक्टर आपको दिया गया 1/2 आयोटा आई यूनिट वेक्टर प्लस 3/2 जे यूनिट वेक्टर। तो उसका वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? अगर मैं आपको इसका बिल्कुल लिखा दूं कि ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर आपके पास वेक्टर है जो आपके पास एंगल यहाँ पर वाई एक्सिस के साथ अगर बना रहा है, अगर वाई एक्सिस के साथ उसका कितना एंगल बनेगा ये वेक्टर अगर ए दिया गया है तो हमें पता है अगर हमें एंगल मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है? टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ठीक है, ये कब? जब एंगल बना होगा एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स, ये फार्मूला बिल्कुल उल्टा कर दें, ए एक्स डिवाइडेड बाई क्या? ए वाई। और ये एंगल बना हुआ होगा किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम पहले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। पहले फार्मूले से मतलब मैं फर्ज कर इस एंगल को पाई का नाम देता हूँ। अगर ये एंगल मुझे
पता चल गया तो मुझे ये एंगल भी पता चल जाएगा। फर्ज कर ये एंगल कुछ भी मेरे पास आता है तो उस एंगल को मैं 90 से माइनस करूंगा पाई, मुझे मिलेगा थीटा। बात समझ रहे? मैं चाहूंगा कि मैं दोनों तरीकों से आपको करवा दूं, दोनों तरीकों से आपको करवाने की कोशिश करूं, दोनों तरीकों से आपको क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले इस पहले वाले फार्मूले से आपको करा देता हूँ, जो जनरल फार्मूला है, टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। सबसे पहले आप मुझे बताओ टेंजेंट इनवर्स ए वाई, यानी वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाई का मैग्नीट्यूड है जे के साथ, और जो आई के साथ नजर आ रहा है वो एक्स में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए वाई में आपके पास क्या आता है, अंडर रूट 3 अपान 2, और यहाँ पर था 1/2, 2 के साथ कैंसिल हुआ तो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 आया। और अंडर रूट 3 जो टेंजेंट इनवर्स है वो अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, किस एंगल पर होगी, वो 60 डिग्री पर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, किस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस के साथ मालूम करना चाहे तो 90 से माइनस करेंगे 60, 90 से माइनस 60 करो 30 डिग्री बनेगा। ये देखें यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना वो 60 डिग्री बना, हमें तो ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल थीटा आएगा और थीटा आपके पास 30 डिग्री होगा, और 60 और 30 वापस आपके पास 90 बन जाएगा। ये मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए मैं इस दूसरे मेथड से भी आपको सॉल्व कर जो इसका फार्मूला है जिस पर हम लेक्चर में भी बात कर चुके हुए हैं। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए वाई की वैल्यू 1/2 थी, और एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2 है, 2 के साथ कैंसिल हुआ, क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स 1/√3। 1/√3 किसके इक्वल है, 1/√3 किस एंगल पर आपके पास आता है, वो आपके पास 30 डिग्री पर आता है। यहाँ पर देखो यहाँ से भी आंसर आपको क्या मिला, 30 डिग्री। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, 30 डिग्री होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। तो इंशाल्लाह आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।